जय हिंद दोस्तों। आज की जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज में डेली सीजीएल का एक प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सोल्व करने का प्रयास किया करेंगे। और प्रीवियस ईयर के जो जीएस वाला पार्ट है, क्योंकि सीजीएल में जीएस की वेटेज बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। पहले क्या था कि मेंस में जीएस नहीं होता था सीजीएल में, और अब क्या है कि उन्होंने मेंस का जो सिलेबस चेंज किया है वहाँ जीएस का वेटेज बढ़ा दिया है। रीजनिंग भी वहाँ कर दी है, पहले मैथ और इंग्लिश होता था, अब रीजनिंग और आपका जीएस दोनों भी वहाँ कर दिया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अब जीएस पे फोकस करने वाली बात है, उधर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने और एक और सबसे बड़ा क्या काम किया है उन्होंने कि जो प्रीलिम्स है सीजीएल का, उसके नंबर नहीं जोड़े जाते, उसको क्वालिफाई किस्म का कर दिया कि कट ऑफ लगेगी और नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ें, और किसी भी आयोग की को समझने के लिए उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को सोल्व करना एक सबसे बेटर तरीका होता है। आपने भले ही कुछ भी ना पढ़ा हो और आपको एग्ज़ाम देना है, कुछ अच्छा करना है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर करके भी आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों। उसमें क्या है कि आपको केवल एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए, उसमें वो मैं अपनी इन वीडियो में आपको कवर कराता चलूँगा। ठीक है, कैसे किस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, कितना एक्सप्लेन करना है, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल प्री 2018 वाला पेपर है, प्रथम पाली का, जो 21 अगस्त को हुआ था। 21 अगस्त 2018 को प्रथम पाली में ये पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का। इसी पेपर का जो जीएस वाला पार्ट है उसे सोल्व करेंगे हम इस वीडियो में। बाकी ये सीरीज हमारी ऐसी चलती रहेगी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग और मैथ को भी ऐड किया जाए, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इसमें क्या है कि हम जीएस को रखेंगे, क्योंकि जीएस बच्चों के लिए काफ़ी हार्ड माना जाता है। मैथ तो उतना एसएससी सीजीएल वाले बच्चे मैथ तो चंद मिनटों में कर देते हैं, बट जीएस वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि आता है तो कर लेते हैं, नहीं आता है तो फिर बैठना ही पड़ता है, वहाँ से छोड़ना ही पड़ता है, या तुक्का मारते हैं तो वो गलत हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में खाली स्थान के साथ घटिया उत्पाद की मांग बढ़ जाती है, मांग घट जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो उपभोक्ता की आय है, यदि उस आय में किसी एक चीज़ की वृद्धि हो जाए, खाली स्थान के साथ घटिया उत्पाद की मांग घट जाती है। दोस्तों यहाँ है कि वृद्धि, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, यदि मेरे पास ज़्यादा पैसा, इसको आप कॉमन सेंस से भी ले सकते हो। देखो कि जैसे मैं पैसे कमाता हूँ और मेरी आय में वृद्धि हो जाए, तो मैं अच्छा भोजन करना शुरू कर दूंगा, जूस पीना शुरू कर दूंगा, अच्छा खाना शुरू कर दूंगा, फल फ्रूट्स खाना शुरू कर दूंगा, यानी अच्छे जो उत्पाद हैं उनकी महत्वता बढ़ जाएगी, वो उन चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे। सपोज करो हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो एक गरीब से कमरे के किराए के मकान में रहता हूँ, छोटे से कमरा लेके, लेकिन यदि अच्छा पैसा हो तो अच्छे फ्लैट में रहेंगे ना, बढ़िया सही क्वालिटी में रहेंगे, सही कॉलोनी में रहेंगे, नहीं अच्छी चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है, वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में वृद्धि के साथ जो है घटिया चीज़ें हैं वे घट जाएंगी और जो अच्छी चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो इसका आंसर है ए। उन्होंने कहा कि आय में वृद्धि के साथ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, वस्तु जिसके लिए उपभोक्ता जो मात्रा चुनता है वह उपभोक्ता की आय बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है और आय घटने के साथ साथ घटती जाती है, वह वस्तु होती है। तो ये बोल रहे हैं कि वह जो वस्तु उपभोक्ता मात्रा चुनता है जिस वस्तु के लिए, वह उपभोक्ता की आय के साथ साथ बढ़ती जाती है और आय घटने के साथ साथ घटती जाती है, तो वह वस्तु होती है, वह सामान्य वस्तु होती है। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना, जो इकोनॉमी की 12th क्लास की मैक्रो और माइक्रो वाली इकोनॉमी है, आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इकोनॉमी के, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, वहाँ से आप इन्हें कर लोगे, और ये आपको यहाँ बहुत हार्ड लगते होंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप हम्बल रिक्वेस्ट है, इस बार पेपर आपका क्लियर हो इसका सीजीएल का, इसलिए NCERT ओरिजिनल वाली जो 12th क्लास की मैक्रो और माइक्रो
ये वाली एनसीईआरटी आप पढ़ लो, यहीं से सफिशिएंट है। थोड़ा सा न्यूज पढ़ते रहोगे, आपका जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध किया गया है। खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध किया गया है। देखो, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम की जो जिम्मेदारी है वो समवर्ती सूची में लिखी गई है। और समवर्ती सूची, देखो सूची 3 प्रकार की, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर देखेंगे, इस रोकथाम को दोनों करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से समवर्ती सूची में, ठीक है। मैंने राज्य सूची और संघीय सूची यानी संघ सूची भी आपको बता दिया है, तो उसे आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा, संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। संघ सूची और समवर्ती सूची, देखो जैसे मान ले मैंने अभी बताया संघ सूची पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो ये क्या बोलता है, ये संघ सूची बोलता है और समवर्ती सूची बोलता है। तो यहाँ आपका किस पर कौन मामलों पर कौन कानून बनाता है, तो जो लोकसभा है, लोकसभा इन मामलों पर, इन सूचियों के जो विषय हैं उन पर कानून बनाएगी। रक्षा मंत्रालय का काम ही नहीं है कि इन सूचियों पर कानून बनाए, उसे क्या मतलब है इन सूचियों पर कानून बनाए। और आपका प्रधानमंत्री कार्यालय जो है, आपका जो मिनिस्ट्री किसी को नहीं दिया, अलाउड नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री के अंडर में होती है। तो पीएमओ जो है कार्यालय जो है वो आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड बातों को देखेगा। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है, देखो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको सेबी बोलते हैं, इसका जिम्मेदारी होती है सेबी की, जो आपका इकोनॉमी कंट्रोलर है, इकोनॉमी का विनियमन को देखना इसका काम होता है सेबी बोर्ड का, ठीक है, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का। अच्छा दोस्तों, हमारी इन वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करना और उनको इतना फोकस करना, तो उन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि इतना बड़ी वीडियो ना हो जाए, इसका मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे ये क्वेश्चन था अभी हाइड हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था दोस्तों, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ आप देख सकते हो 1 मिनट के लिए कि संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कौन कानून बनाता है, लोकसभा। बाकी ये मैंने आपको भी बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार खालिस्तान को स्कूलों के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था। यानी चोल शिलालेखों में किन चीज़ों को दर्शाया गया है, इस क्वेश्चन समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, यदि क्वेश्चन हम अच्छा समझ लेते हैं, क्वेश्चनों को की लैंग्वेज यदि हम समझ जाते हैं ना, तो उसका आंसर हम कॉमन सेंस से भी कर देंगे। और इसके लिए ज़रूरी है पेशेंस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसकी? प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको कम से कम पिछले 4-5 साल, कम से कम 5 या 6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है दोस्तों। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करना है। आप मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ आपको मेरी इन वीडियो में से ही काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो स्ट्रेटजी मैं बताता चलता हूँ यदि आपने वो फॉलो किया, आप एक अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों, अच्छी रैंक आप लेकर आएंगे। अच्छा, तो ये क्या बोलता है कि शिलालेखों में उल्लेखित भूमि, जो शिलालेखों में भूमि का उल्लेख किया गया है वो उस स्कूलों के रखरखाव के लिए किस भूमि का प्रयोग किया जाता था, ये बोलता है। तो इसका मतलब है सलभोग भूमि, सलभोग या सलाभोग भी इसको बोल सकते हैं आप। जो इस प्रकार की भूमि है, इस भूमि का प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पंछी। लेकिन आपको अब क्या ध्यान रखना है, तो ब्रह्मदेय क्या है, ब्रह्मदेय को आपको एक्सप्लेन कर लेना है गूगल से। देवदाना क्या है, विलन वगई क्या है, इन चीज़ों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन। जैसे मैं भी कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। देखो दोस्तों, जो ये ब्रह्मदेय भूमि है, ये भूमि एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हो कि ये उत्तर भारत में प्राचीन भारतीय जो कृषि जन्य व्यवस्था थी ना, उससे रिलेटेड भूमि है ये प्राचीन भारत में। अच्छा, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है दोस्तों
कि इसमें जो देवों के लिए लगान मुक्त भूमि नहीं होती कि हमारे जो मतलब जैसे ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण के अधिकार से लगान मुक्त भूमि इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ जो ये है ब्राह्मणों के लगान, लिख लेना आप इसको, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है फिर ज़्यादा बिचम बिचा हो जाता है, तो यहाँ आप लिख लेना ब्राह्मणों के अधिकार में लगान मुक्त भूमि, ये ब्रह्मदेव भूमि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो ये देवदाना जो है इससे आप समझ भी सकते हो, देवदाना, दाना मतलब दान, गिफ्ट, तो मतलब यहाँ ये जो हमारे देवों को गिफ्ट में दी जाने वाली, दान में दी जाने वाली भूमि आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखो यहाँ इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप इनको गूगल करके या बुक में से कहीं से भी आप करके यदि अपने पास रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि किसी एग्जाम में देवदान और ब्रह्मदेव भी पूछा गया था। विलन वगैरह मुझे नहीं पता है कि पूछा गया भी नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप देख लेना। और देवदान जो है ये पूछा गया और ब्रह्मदेव भी पूछा गया प्रीवियस ईयर एसएससी में। शायद मुझे लगता है कि ये एमटीएस में ना पूछ, सॉरी इसमें एलडीसी जो होता है ना, अपर डिवीजन क्लर्क वाले में पूछा गया था ये, तो इसलिए वहाँ आप इसको एक बार देख लेना। बाकी मैंने जितना था बता दिया है। राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट का नाम था। जो राजकुमार सलीम है उनके भविष्य का नाम क्या था? राजकुमार सलीम किसके भविष्य का नाम था, नहीं बाद में जो सम्राट बने। तो जो जहांगीर है, जहांगीर का नाम स्टार्टिंग में सलीम था। ठीक है, तो इसलिए ये, और बाबर आप जानते हैं फरगना का शासक है जो 1526 में इंडिया में लोधी वंश का अंत करता है और मुग़ल वंश की शुरुआत करता है, ये वही बाबर है। ठीक है, ये बाबर बस अफ़गानिस्तान से आया था और स्टार्टिंग में मन था कि मुझे इंडिया में केवल लूटपाट करना है, लेकिन यहाँ के कल्चर को देखकर, यहाँ की हरियाली को देखकर मोहित हो गया। और 1526 के बाद 27 का जब युद्ध हुआ उसमें इसने मन बना लिया कि अब तो बाबर को यहीं रहना है। ठीक है, हुमायूं इसी का बेटा है। ये वही चौसा का युद्ध हुमायूं से रिलेटेड है। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, जो 1539 के आसपास के युद्ध है, यानी 30 बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासन करता है और हुमायूं वही शासक है। इसके लिए एक इतिहासकार ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि पूरे जीवन लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार ने इन शब्दों का यूज किया है कि पहले ये चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से डरकर भाग गया था, फिर 1555 में आया, आके शासन प्रारंभ किया। वैसे अपने जो पुस्तकालय इसने बनवाया था उसी पुस्तकालय से गिरते हुए इसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। जब वहाँ से उतरता रहता है उन सीढ़ियों से उतरते हुए, जैसे पैर लड़खड़ा जाते हैं तो ये गिर जाता है नीचे और गिर कर इसकी मृत्यु हो जाती है। तब इतिहासकार ने इन पंक्तियों का यूज किया था दोस्तों। अच्छा, अकबर महान को तो आप जानते ही होंगे। अकबर हुमायूं के बाद अकबर शासन करता है और ये उस टाइम ये बैरम खान संरक्षक के संरक्षण में शासन करता है। यानी जब ये गद्दी पर बैठता है तभी तो मुझे लगता है शायद 12-14 वर्ष का ही था, ज़्यादा का नहीं था। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, अकबर ने लंबे समय तक शासन किया। तो इसका आंसर जो वो 6 ये जहांगीर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? यदि पृथ्वी की सतह पर चट्टानें टूटती हैं तो उसको अपक्षय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ इस क्वेश्चन से हमें देखो क्या शिक्षा मिलती है कि क्षरण जो है हम उसको भी देखना है। जब अपक्षय पूछ ले रहा है तो इसे भी तो पूछ सकता है, घर्षण को भी पूछ लेगा, संघर्षण को भी पूछ लेगा। तो इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमको देखना चाहिए, तभी हमारा के जो मतलब पेपर सोल्व करने का तरीका सिंपल होगा। तभी मैं जो आपको बोलता हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं हैं, क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप इनको गूगल करोगे, क्षरण, संघर्षण, घर्षण, तब जाके आपको संभावनाएं बढ़ेंगी कि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। जैसे मैं संघर्षण को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। संघर्षण होता क्या है? जैसे ये है आपका क्षरण। जो क्षरण है, जब भूमि की उर्वरा शक्ति और मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता घट जाती है ना, तब भूमि क्षरण होता है।
तब आप भूमि क्षरण बोल सकते हो। ऊपर जैसे ये लिखा हुआ पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना अपेक्षित होता है, इसी प्रकार यहाँ लिख देगा कि भूमि की शक्ति घट जाना और उर्वरा शक्ति घट जाना, और तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ क्षरण बोलेंगे। इसी प्रकार से आप ये घर्षण है, इनको भी जैसे मतलब वायु के द्वारा, वायु चलती है बहुत तेज और चट्टानें होती हैं, या भूमि है, भूमि क्षरित होती रहती है, तो घर्षण के कारण ये भूमि के वायु से घर्षण होता रहता है, तो वो चीज़ें इसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी क्षरण की संरक्षण की विधि, जहां मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति की जांच करने के लिए पेड़ों की पंक्तियों को लगाया जाता है, उन्हें कहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण की विधि, जहां मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति की जांच करने के लिए पेड़ों की पंक्तियों को लगाया जाता है, यानी पेड़ों को पंक्तियों में लगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ शेल्टर बेल्ट कहते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। शेल्टर बेल्ट, जब पेड़ों को हम भूमि की संरक्षण के लिए एक पंक्तियों में लगाते हैं तो ये शेल्टर बेल्ट कहलाता है। अच्छा देखो दोस्तों, जैसे इसमें ये ऑप्शन दिया, हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। मूल्चिंग, मूल्चिंग होता क्या है? मूल्चिंग जैसे पौधे हैं, पौधों के चारों ओर की जो ज़मीन है उसको सुव्यवस्थित रूप से ढक दिया जाता है इस मूल्चिंग में। ये पौधा हो गया, इस पौधे के ये जैसे पौधा है इस प्रकार से, और इस पौधे के जो चारों ओर की ये ज़मीन है, ये भूमि, इस भूमि को ढक दिया जाता है अच्छे से। जब इस भूमि को ढक दिया जाता है इसी को मूल्चिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगला देखो, जैसे आपने देखा होगा ये मूल्चिंग दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक मूल्चिंग होती है और एक प्लास्टिक वाली कृत्रिम। जैसे आपने कहीं आप चले गए और कभी कभी देखा हो सर्दियों के टाइम पन्नी से फसलों को ढक दिया जाता है, जैसे बेल लगा दी उन्होंने किसी चीज़ की और उसे ढक दिया पन्नी से, पॉलीथीन से, तो ये प्लास्टिक मूल्चिंग है। और एक आपने देखा होगा कि जब गन्ना उगाया जाता है और गन्ने की कटाई हो जाती है और अगली फसल के लिए गन्ने को रखा जाता है, तो उसी की पत्तियां जो है ना, गन्ने की पत्तियां फैला दी जाती हैं और दूसरी फसल उसके नीचे से तैयार होकर बाहर निकलने लगती है, तो ये होती है मूल्चिंग, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। अब चट्टानीय बांध को देखते हैं, चट्टानीय बांध है क्या दोस्तों। जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है इसी प्रकार से आप इन्हें भी देख लेंगे और कंटूर बाधाएं जो है इनको भी देख लेंगे। ये कहीं ना कहीं भूमि के संरक्षण से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, जैविक नाम सामान्यतः किस भाषा से लिए गए हैं? जैविक नाम सामान्यतः किस, जैविक नाम लैटिन भाषा से लिए गए हैं मोस्टली, जो है वो सामान्य रूप से लैटिन भाषा, जो हमारी दक्षिण अमेरिका, आपने सुना होगा महाद्वीप, जैसे आप सुन रहे हैं 7 महाद्वीप, उनमें दक्षिण अमेरिका है, तो वहाँ लैटिन भाषा बोली जाती है। और यही है कि जैविक नाम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं उसको, इस लैटिन भाषा की वजह से, तो जैविक नाम उसी भाषा से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से। रोडोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर, जैसे क्वेश्चन है कि रोडोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर खालिस्तान शैवाल कहा जाता है। रोडोफाइसी, देखो रोडोफाइसी, रोडो रेड शब्द बनता है यहाँ से, रोडो रेड, यानी रेड शैवाल, लाल शैवाल जो होते हैं उन्हीं को ये रोडोफाइसी वाले जो शैवाल होते हैं उनको रेड शैवाल भी बोलते हैं, लाल शैवाल। जैसे ये ऑप्शन दिया था, इस ऑप्शन में इसका आंसर सी है, लाल वाला। ऑस्ट्रेलिया मेडूसा और एडमिसिया पोलिफ किस फाइलम के उदाहरण हैं? एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया मेडूसा और एडमिसिया पोलिफ किस फाइलम के उदाहरण हैं? ये है आपको कोइलेंटेट्रा टेरटा। देखो जो कोइलेंटेट्रा है ये वाला, इसका ये ऑस्ट्रेलिया मेडूसा और एडमिसिया पोलिफ के जो फाइलम हैं वे इसी के उदाहरण हैं। लेकिन आपको कैटेनोफोरा और एनेलिडा, ये सब जो आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी है वहाँ से आप इनको एक बार कर देख सकते हो, ठीक है ना, उस लेसन में से। दोस्तों ये तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा कि ये आपको गूगल करने की ज़रूरत है, वरना मुझे इनके लिए एक वीडियो अलग से लानी पड़ेगी जब जाके काम चल सकता है कि मैं उसमें फुल एक्सप्लेन करूँ, ठीक है ना, तब जाके इसका फाइनल हो सकता है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन, मशीन के संचालित होने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। यह ऊष्मा खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण उत्पन्न होती है ऊष्मा दोस्तों, घर्षण के कारण। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता देना जो जो लोग वीडियो देखते हैं कि इनके फुल एक्सप्लेन करूं या ऐसे ही काम चल जाएगा। यदि फुल एक्सप्लेन करना हो तो मैं फिर दोबारा से जो इसी सीरीज में अगले जो पेपर को एक्सप्लेन करेंगे उसे फुल एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, जैसे आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब भी बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। मैंने एक छोटी सी वीडियो फिजिक्स पे डाली थी स्टार्टिंग में, वहाँ भी मैंने समझाया था कि आपतित किरण आपतन बिंदु आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बिंदु पर खाली स्थान, तो इसमें सामान्य लिख सकते हैं। यहाँ अभिलंब तो दिया नहीं है आपतन बिंदु पर अभिलंब, वरना अभिलंब इसका आंसर होता, तो यहाँ इसका आंसर है सामान्य। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान हमें चयनित अनुच्छेदों को दाईं ओर ले जाने की अनुमति होती है कि जो चयनित अनुच्छेद है उन्हें हम दाईं ओर ले जाना चाहते हैं, तो किस प्रकार ले जाएंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ये इंक्रीज इंडिडेंट जो है, इंक्रीडेंट, तो ये इसके लिए इसकी काम यूज करते हैं। डबल इंडिडेंट और सिंगल इंडिडेंट, इनके लिए आप कंप्यूटर के बुक में आपको देखना पड़ेगा, गूगल आप कर लेना इनके लिए। ब्लू विट्रोल किस रसायन का दूसरा नाम है। कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन और पीतल, मैग्नीशियम, तो इसका आपका आंसर है कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, कॉपर को। माचिस की तिल्ली की सतह पर कांच का, जो माचिस की तिल्ली है, माचिस की तिल्ली की सतह पर कांच का चूर्ण और थोड़ा लाल जो होता है उसको रेड पेंटाऑक्साइड भी बोलते हैं, रेड पेंटाऑक्साइड। ठीक है ना, उसका रासायनिक नेम है रेड पेंटाऑक्साइड, या आप उसको फास्फोरस भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत एग्जाम में वो भी पूछता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ जीव तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं और पनप सकते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है। जो ये जीव है तापमान की एक श्रृंखला को सहन भी कर सकते हैं और वहाँ पनप भी सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। यूरेथ्रल जो है वो ऐसे जीवों को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा खालिस्तान योजना से भारत के सभी क्षेत्रों, राज्यों, क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंध मजबूत होंगे। ये योजना ऊर्जा गंगा योजना जो चलाई गई है, ऊर्जा गंगा योजना इसी चीज़ के लिए चलाई गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत हो। और उड़े देश का आम नागरिक भी के नाम से भी एक योजना चलाई गई थी, ताकि आम लोग भी एरोप्लेन में यात्रा कर सकें, उनके लिए उड़े देश का आम नागरिक। और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है उसे भी आपको देखना चाहिए। नमामि गंगा की योजना काफ़ी महंगी योजना चलाई जा रही है 2016 से, तो इन योजनाओं को भी आपको गूगल करके देखना है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था। थॉमसन एडिसन, विलियम हार्वे, जॉर्ज डे मेंट्रल और रॉबर्ट बॉयल। यानी वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज डे मेस्ट्रल जो है, इन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया था। वर्ष 2018 में आयोजित होने वाले फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा। ये 2018 की बात है, तो उन्होंने आगामी क्वेश्चन पूछा है कौन करेगा। ठीक है ना, यानी जब तक की नहीं गई थी तब से, उससे पहले एग्जाम हो चुका था ये। तो आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, 22 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको देखना है इस टाइप के जो करंट अफेयर्स उनको आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर दोस्तों रसिया है। ये देखो जो दिया गया है, इन्होंने ऑप्शन में जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस दिया था, तो इसका आंसर है रूस। चार मीनार का निर्माण किसने किया था। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने का मन करता है। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, कुली कुतुब शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध क्षेत्र में वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्मसम्मान के लिए सम्मानित किया गया भारतीय सैन्य अलंकरण है, अशोक चक्र है ऐसा।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्मों के लिए दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो होता है आपका खेलों में, जैसे कोई पहलवान हैं, इस प्रकार के जो खेल हैं उनमें दिया जाता है। पद्मश्री अवार्ड भी आपका, पद्मश्री अवार्ड भी फिल्मों से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसका आंसर तो अशोक चक्र हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है शब्द एक्सेलेंड्रो लेंडो उपन्यास के लेखक चार्ल्स स्ट्रोस हैं। तो ये अपना आप में कथन जो है वो सही है। बाकी दूसरे कथन हम देख लेते हैं। जैसे दूसरा कथन है उपन्यास द विंड अप गर्ल के लेखक पाओलो। देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो ये हमारा उपन्यास है इसका लेखक कौन है, इसका लेखक कौन है, और द डेविल इन सिल्वर उपन्यास के लेखक कौन है। यदि जब हमें इन्हें का पता होगा तभी तो हम इन्हें करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। अब जैसे इसका जो पहला और दूसरा है, भाई पाओलो ने विंड अप गर्ल लिखा था, ये उपन्यास इन्हीं का है। तो और ये जो पहला था हमारा एक्सेलेंड्रो उपन्यास के चार्ल्स स्ट्रोस, यानी इसका आंसर ए है आपका। ठीक है, ये आंसर है। बाकी मार्च 2017 में दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सूर्य किस देश में आरंभ हुआ था। ये जापान, जर्मनी इसका आंसर है, जर्मनी। चाइना में भी सूरज, चाइना ने भी अपना कृत्रिम सूर्य बनाया था, लेकिन तब तक नहीं, चाइना ने भी रिसेंटली बनाया है। तो 2017 में जर्मनी ने अपना सूर्य बनाया था, कृत्रिम सूर्य। भारत के अलावा बांग्लादेश की सीमा किस देश से लगती है। भारत के देशों को नियर बाई लगने वाले देशों की सीमा को हमने देखना चाहिए कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है, अफ़गानिस्तान से भी लगती है, चाइना से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, म्यांमार है यहाँ आंसर इसका। ठीक है, लाओस। और इन्होंने बोला कि भारत के अलावा बांग्लादेश किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की बात पूछा गया, भारत की बात नहीं पूछी गई है। ठीक है ना दोस्तों, तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो आपका म्यांमार से लगती है, चाइना से नहीं लगती। भारत की सीमा भी देख लेनी है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। जैसे ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे मैं और अच्छा एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा, क्योंकि एक ज़्यादा सपोर्ट करने से चैनल मोनेटाइज होने के बाद एक मनोबल बढ़ता है। आप सब लोग कमेंट करोगे, बोलोगे, उससे मनोबल बढ़ेगा, मन करेगा और वीडियो लेके आने के लिए दोस्तों। और यदि आप लोग कमेंट नहीं करते और सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मन नहीं करता है ना, मनोबल टूट जाता है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ मैं और अच्छा एक्सप्लेन करूँगा। अभी पैट जैसे पेपर हुआ था, पैट एग्ज़ाम का, उसमें मेरे प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व करने से ही मैंने 2 ही पेपर सोल्व किए थे। उन छोटी छोटी 2 वीडियो में से काफ़ी, हर सेट में 2-2 4-4 क्वेश्चन मिले हैं डायरेक्टली। फिर इतना सब हो रहा है तो आपको मैं CGL के लिए भी मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आपको 110% मेरे सेट में से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप तब तक मुझे सपोर्ट करें, मैं ताकि और अच्छा एक्सप्लेन करूँ। अभी मनोबल टूटा रहता है तो उतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता। फिर मैं बड़ी जब आप लोग वीडियो में देखने में इंटरेस्ट पैदा करोगे, ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा शेयर करोगे, तो मैं बड़ी वीडियो भी लेकर आऊँगा, फिर बड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा, ज़्यादा विस्तृत एक्सप्लेन भी करूँगा। अभी मैं केवल आपके आंसर ही आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद में फिर क्या करूँगा दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, जिसमें आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।